वसीयत क्या है? वसीयत कौन कर सकता है? वसीयत के लिए क्या कानून है और वसीयत से हमें क्या लाभ और हानि है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं वसीयत के बारे में। वैसे तो वसीयत के बारे में सभी लोग समझना चाहते हैं, लेकिन बिहार में सर्वे चल रहा है और बहुत लोगों के पास में वसीयत का पेपर है और इसको लेकर बहुत सारा झगड़ा लड़ाई होना शुरू भी हो गया है। लेकिन वसीयत चूंकि पूरे देश भर का कानून है और सभी जगह पर एक ही कानून का पालन किया जाता है, इसलिए सभी लोगों को यह समझना जरूरी है कि वसीयत क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वसीयत है क्या, इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का चयन करते हैं। कैसे करते हैं कि मेरे मरने के बाद, मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा जो संपत्ति है उसका मालिक कौन होगा, तो उसका चयन वो करते हैं और उसके लिए ही वो एक जो है ना वसीयतनामा बनाते हैं। वसीयतनामा मौखिक लिखित दोनों हो सकता है, लेकिन मौखिक जो वसीयतनामा होता है उसका वजूद बहुत कमजोर होता है, क्योंकि उसको साबित करना होता है। देखिए, प्रॉपर्टी का मामला है और चल अचल संपत्ति में हम लोग अचल संपत्ति के लिए ही वसीयत का ज्यादा प्रयोग करते हैं। देखिए, बोलने वाले तो घर में लोग बोल के जा सकते हैं कि मेरे बाद मेरा गहना तुम ले लेना, मेरे बाद कार तुम मेरा ले लेना, लेकिन जो अचल संपत्ति है जैसे घर है, जमीन है, इसके लिए अगर हम मौखिक बोलकर चले जाते हैं कि मेरे मरने के बाद इस संपत्ति का मालिक मेरा छोटा वाला बेटा होने वाला है, मेरा पोती होने वाली है, तो उनके मृत्यु के बाद, चूंकि वसीयत वजूद में कब आता है? मृत्यु के बाद। वसीयत में सबसे खास बात यह है कि एक जिंदा व्यक्ति वसीयत बनाता तो है, लेकिन उस वसीयत का कोई स्टेटस तब तक नहीं होता है जब तक उनका निधन नहीं होता है। वो जब उनका डेथ हो जाता है तभी वो वसीयत एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब अगर हम एक वसीयत बनाए, किसी नाम पर बना दिए और वो अगर चाहे कि अपने जीवन काल में हम जीवित हैं, वसीयत दाता जो है जीवित है, उसको निकाल दे घर से या उसके प्रॉपर्टी को बेच दे या कुछ कर ले, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वसीयत जिंदा व्यक्ति बनाता तो है, लेकिन ये तभी काम आएगा जब उनका निधन हो गया होगा। मतलब मृत्यु के बाद ही एप्लीकेबल होता है। वसीयत का मतलब ही यही होता है। तो मौखिक का वजूद कमजोर होता है और लिखित में, लिखित का भी हम लोग दो प्रकार कर सकते हैं, एक तो सादा लिखित और दूसरा रजिस्टर्ड लिखित। जो भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 में कहा गया है कि वसीयत को रजिस्टर्ड होना कोई आवश्यक नहीं है। मतलब कि जो आप वसीयत बना रहे हैं उसको रजिस्टर्ड करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं है कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाएं, वो सादा भी हो सकता है। फिर वही बात, अगर हम सादा पन्ना में एक वसीयत बनाए हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि जो वसीयत बनाए हैं वो डेथ हो गया। और बहुत सारे लोग वसीयत बनाते क्यों हैं? अपने सिक्योरिटी के लिए, कि बाद मेरा प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई ना हो जाए। पहले की फिल्म में बहुत सारा देखने को मिलता था कि भाई वसीयत बना रहे हैं, एडवोकेट खड़ा है, तुम शादी करके आओगे तो तुमको प्रॉपर्टी मिलेगा। और बहुत सारे फिल्म में आप लोग ऐसा देखे होंगे कि एडवोकेट खड़ा रहता है और बोलता है कि तुम ये सब पालन करोगे तभी वसीयत तुमको मिल पाएगा। लेकिन एक्चुअल में वसीयत डेथ के बाद ही मिलना है। मतलब जो व्यक्ति बनाए हैं उनका निधन हो गया होगा तभी वो मिलेगा। तो भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17 कहता है कि इसको रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड करवाना होगा तो भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 18 के तहत, है ना, उसमें ई है लेकिन 18 के तहत हम लोग उसको पंजीकृत करवाते हैं। तो पंजीकृत कराते हैं मतलब अगर हम वसीयत बना रहे हैं तो हम उसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और रजिस्टर्ड करना आपके लिए सुरक्षित भी होगा। अब कौन कर सकता है रजिस्टर्ड, मतलब वसीयत बना कौन सकता है? देखिए, वसीयत बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 18 साल से ऊपर हो, मतलब वयस्क हो, अनसाउंड माइंड ना हो, मतलब पागल ना हो, ऐसे लोग, और उसका टाइटल हो। देखिए, टाइटल का क्या मतलब होता है? टाइटल का मतलब होता है कि वैसा संपत्ति जो मेरा खुद का है। अगर कोई खानदानी जमीन है और उसका अगर हम वसीयत बना दिए हैं तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। आप अपने हिस्सा के लिए लड़ते जरूर हैं, लेकिन वो एक्चुअल में गैर कानूनी हो जाता है। इसलिए गैर कानूनी हो जाता है क्योंकि अगर वो पार्टीशन नहीं हुआ है, अगर पार्टीशन हो जाता है तब तो वो कानूनन हो जाएगा। चूंकि अगर पार्टीशन हो गया है, मान लेते हैं एक पिता है, उनका 2 पुत्र है, और हम क्या किए कि उसका पार्टीशन करवा दिए। पार्टीशन करवा दिए तो क्या हुआ, वो जमीन 3 हिस्सा में बट गया। अब आपका जो हिस्सा है उसको आप वसीयत कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मतलब अगर बंटवारा वैसा हुआ है तो वो वसीयत बनाते हैं, लेकिन ऐसे खानदानी जमीन का वसीयतनामा नहीं बनाया जाता है। अब जो जमीन हम स्वयं अर्जित किए हैं, मतलब खुद से खरीदे हैं, रजिस्ट्री हुआ हो,
या नीलामी से खरीदे हों या किसी तरह से टीपीए मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत वो संपत्ति अगर हमको प्राप्त हुआ है, ऐसी संपत्ति का हम वसीयत बना सकते हैं। अच्छा, वसीयत का कोई फॉर्मेट होता है क्या? नहीं होता है। कोई वसीयत का कोई फॉर्मेट नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि किस फॉर्मेट में को वसीयत बनाना। वसीयत बनाने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है, वो ये है कि उनका वसीयत जो लिख रहा है उसका सारा डिटेल हो, वसीयत जिस चीज़ का हो रहा हो वो उसका सारा डिटेल हो, और उसका जो टर्म कंडीशन है वो सारा हो, उसका हस्ताक्षर हो और गवाही हो। देखिए, हस्ताक्षर और गवाह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा निशान लगा दे रहे हैं जो बाद में साबित करना मुश्किल हो कि ये सिग्नेचर, क्योंकि व्यक्ति तो डेथ हो गया है, डेथ के बाद वो सिग्नेचर उनका है कि नहीं ये साबित करना बहुत कठिन होगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि सिग्नेचर भी हो और गवाह भी हो। अगर ये सारे क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं तो हम बहुत आसानी से वसीयत बना सकते हैं। वो सादा भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है। अच्छा, एक बड़ा समस्या है कि अगर सादा अगर हम कोई वसीयत बनाए हैं और हमको वसीयत बदलना है तो हम क्या करें? वसीयत आप कभी भी बदल सकते हैं। अगर कोई सादा रजिस्टर्ड है और आपके पास वो वसीयत का पेपर है तो आप उसको फाड़ के फेंक दिए, रजिस्टर्ड खत्म हो गया। लेकिन उसका समाप्ति होना जरूरी है, उसका घोषणा होना जरूरी है, जिस तरह से हम लोग वसीयत को खत्म करते हैं। एक सवाल है कि वसीयत कितनी बार बनाया जा सकता है? आप जितनी बार भी बना सकते हैं, मतलब जो आपका अंतिम वसीयत होगा जिसके बाद आपका निधन हो गया होगा, वही वसीयत को हम लोग वैलिड वसीयत मानेंगे। मान लेते हैं कोई वसीयत हम बनाए लेकिन वो कंडीशन चेंज हो गया, तो उस कंडीशन को चेंज होने के बाद जो नया वसीयत हम बनाए हैं, मतलब जो अंतिम वसीयत है, उसी को हम लोग एप्लीकेबल मानेंगे और हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब एक सवाल और है कि अगर हम भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 18E में हम इसको पंजीयन कर लिए तो क्या रजिस्टर्ड होने के बाद उसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी सेक्शन का प्रावधान है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 62 और 70 में इसको निरस्त करने और संशोधन करने का प्रावधान बनाया गया। देखिए, होता क्या है, जब हम वसीयत बनाए उस समय का कंडीशन और आने वाला 5 साल, अब हमको ये तो नहीं पता है कि हम कब मरने वाले हैं, तो वसीयत आज हम बना लिए, लेकिन 5 साल के बाद जिसके लिए हम वसीयत बनाए वो पूछना बंद कर दिया। रिश्ता हमेशा परिवर्तनशील है, वो पूछना बंद कर दिया। तो जो पूछ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम बेटा के नाम पे बनाए, अब वो बेटा के बाद मेरा पोता हो गया, अब हमको पोता को अपना वसीयत करना है। तो अगर मेरा कोई टाइटल है तो हम उस पोता को कर सकते हैं और हम जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड किए हैं तो उसके लिए भी कानून बनाया हुआ है। इसको सुरक्षित रखने के लिए भी कानून बनाया गया, मतलब अगर आप न्यायाधीश के पास चाहें कि अपना डीड को सुरक्षित रखें तो आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि कोई एडवोकेट के द्वारा बनवाएं जो कि वो पढ़ के समझाए आपको कि क्या बना हुआ है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वसीयत, घर के खासकर लेडीज लोग को जबरदस्ती धोखाधड़ी से अगर वसीयत कर लिए तो क्या होगा? तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 61 में उसको हम लोग निरस्त कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। मान लेते कोई लेडीज है, अब वो बेचारी विधवा है, उसके नाम पे संपत्ति, आप उसके साथ जबरदस्ती धोखाधड़ी के साथ जो आप करवा लिए, तो अगर आप दोबारा जाते हैं कि भाई हमको इसको कैंसिल करना, ये तो गलत हो गया है, तो उसके लिए धारा 61 का प्रावधान है। और इसी में मतलब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में वसीयत के बारे में विस्तार पूर्वक बनाया गया। देखिए, हम भी बहुत सारे चीज पढ़ रहे थे या वीडियो में हम लोग देखते हैं तो हम देखें कि बहुत सारे जगहों पे गलत सेक्शन का प्रयोग किया गया है, मतलब सब जगह अलग अलग समझाया गया। क्योंकि अगर आप कोई सेक्शन, जैसे बहुत सारे लोग एविडेंस एक्ट का परिभाषित देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 25 में 63 में ये बताया गया है कि जो आप वसीयत बना रहे हैं वो कैसा होगा। मन में एक दो सवाल और आ सकता है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या विकलांग व्यक्ति अपना वसीयत बना सकता है? क्या अंधा व्यक्ति अपना वसीयत बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, अगर उसको कानून की पूरी जानकारी है तो। कोई बोलता है अगर कोई पागल वसीयत बना ले तो, देखिए पागल अपना वसीयत नहीं बना सकता, लेकिन अगर कोई पागल आदमी बाद में ठीक हो जाता है तो वो अपना वसीयत बना सकता है। अच्छा, वसीयत हम किसको दे सकते हैं? देखिए, मेरा खरीदा हुआ संपत्ति है, हम अपना वसीयत किसी को दे सकते हैं, घर के बाहर के भी व्यक्ति को, किसी को भी कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना वसीयत किसके नाम पर करें। बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं, मतलब ट्रस्ट के नाम पे वसीयत बना के जाते हैं और वो वसीयत का टर्म कंडीशन भी तय होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना छोटा बच्चा को पे वसीयत करना चाहता है, मतलब पोता में, और पोता का उम्र कम है, तो हम क्या करेंगे? वसीयत तो बनेगा लेकिन उसका अभिभावक तय होगा। मान लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, अब हम आज बनाए, वो 10 साल का बच्चा है, वसीयत तो हम बना दिए और मेरा मृत्यु हो जाता है, तो 10 साल का बच्चा को प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कानून क्या है? तो उसका अभिभावक हम लोग को नियुक्त करना है। वो अभिभावक के माध्यम से ही आप जो है
वो जो बचा हुआ जो ड्यूरेशन है उसको वो उसका देखभाल करेगा, उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा, और जैसे ही जिसके लिए हम वसीयत किए हैं वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो वो उसको संपत्ति मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आता है, मान लेते हैं वसीयत हम किसी के नाम पे कर दी, अगर वो उसका डेथ हो जाता है तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के नाम पे वसीयत है और उसको वसीयत से प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है और उसका डेथ हो गया, अभी बिहार विशेष सर्वे में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग इसमें परेशान है कि उनके दादा को वसीयत मिला था, उनके पिताजी को वसीयत मिला था, अब क्या होगा। तो देखिए, वसीयत जिनको भी मिला है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या जिस सेक्शन में है, देखिए सभी जात में ये, सभी कास्ट में ये एप्लीकेबल है। हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, हो सकता है कस्टमरी लॉ में अगर आप जाते हैं तो कस्टम बोलता है, तो फिर उसका जो कानून है वो वहां पर लागू होगा। मान लेते हैं कि अगर कोई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में है और उसको वसीयत से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है, तो जो सक्सेशन हुआ मतलब उसके डेथ के बाद उसका जो प्रॉपर्टी जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। तो जिनको भी ऐसा वसीयत प्राप्त है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि वसीयत को लेकर शुरू से न्यायालय में बहुत सारा वाद आता रहा है, चैलेंजेस होता रहा है, लेकिन अगर अच्छा, अभी बहुत सारी जगहों पर नोटराइज भी वसीयत बना के मिलता है, उसका भी कानूनन वजूद वही है जिस तरह से हमने बताया कि भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17 में स्पष्ट कहा गया है कि पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है। तो अगर हम नोटराइज भी करवा ली, मतलब हम एविडेंस के लिए अधिक से अधिक, देखिए अगर कुछ चीज अनाउंस होता है, अगर वसीयत है और सबको पता है, बहुत सारे लोग क्या करते, वसीयत बनाए लेकिन छिपा के रखकर चले गए, वो रखा हुआ है, मरे तो लिफाफा में एक रखा हुआ था वसीयत, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा दिक्कत आता है, लोगों को पता नहीं रहता कि वो वसीयत सच में सही है या गलत है। लेकिन अगर साउंडेड है, मतलब सबको बताया हुआ है कि हम अपना वसीयत इनको करके जा रहे हैं, तो बहुत आसान होगा, मरने के बाद उनके लिए गवाह भी खड़े रहेंगे और वो बहुत आसानी से अपने प्रॉपर्टी को ले भी सकते हैं। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।